वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब मस्त और बढ़िया हों। तो हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। तो उसके बारे में हमने यहाँ तक कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो आज हम बात करने वाले थे हिमालय के बारे में। तो हिमालय से बात करने से पहले हम कल का रिवीजन एक बार फिर से देखते हैं। तो चलिए कल का रिवीजन फिर से रिपीट करते हैं। तो हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। तो भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़ तो कहीं पर नदियाँ देखने को मिलती है, तो कहीं पर गड्ढे, तो कहीं पर सपाट मैदान, तो कहीं पर प्राचीन पठार देखने को मिलते हैं। तो भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका जो हिस्सा है, जो पर्वतीय भागों में कितना है, पहाड़ियों में कितना है और पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में कितना पाया जाता है। तो हमको परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं उसको। जो हमारा पर्वतीय भाग है वो 10.7% पर्वतीय भाग पाए जाते हैं। मैं पूरी इंडिया की बात कर रही हूँ। जो 18.6% है वहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और 27.7% पे पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं और 43% पे मैदानी भाग पाए जाते हैं। तो हमने बात की थी कल, भारत को 5 धरातलीय भागों में हमने बांटा था, जिसमें था हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीपों के बारे में हम कल की क्लास में जाना था। तो एक बार फिर उसको हम देखते हैं मैप के माध्यम से। तो ये मैंने मैप बनाया हुआ है, क्योंकि बनाने में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने खुद ही हाथ से बनाया। जब भी प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश ये करें कि आप हाथ से ही बनाएं, जिससे आपकी कभी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमने बात करते हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बता भी सकते हैं कि भारतीय पर्वतीय प्रदेश किस एरिया में ज़्यादा पाए। अगर हम इधर की बात करते हैं, इधर मरुस्थल पूरा पाया जाता है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ प्रायद्वीपीय या भारतीय द्वीप ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि यह पूरी हमारी समुद्र की तटीय सीमाएं लगती रहती हैं। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हमारे क्या पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र। तो इसको हमने नाम दिया है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और यहाँ पड़ता है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि मध्य में। इसको हम मध्य भारत का विशाल मैदान भी कह सकते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान भी हम कह सकते हैं। और इधर पड़ते हैं हमारे तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश यहाँ देख सकते हैं द्वीप, यानी कि भारतीय द्वीप, जैसे लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार दिया, दमन द्वीप हुआ। तो ये सारे हमारे द्वीप कहाँ पड़ते हैं, इसी तट से पड़ते हैं। यहाँ पड़ता है हमारा मरुस्थल का मैदान। अगर मरुस्थल के मैदान की बात करते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, राजस्थान में ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये सब ज़्यादातर वहाँ मिट्टी ही पाई जाती है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मरुस्थल का प्रदेश। यानी कि वहाँ शुष्क ज़्यादा होती है और पेड़ पौधे थोड़े कम देखने को मिलते हैं, बरसात भी कम होती है, तो इसलिए इसको मरुस्थल का मैदान कहा गया है। तो अब हम इससे आगे देखते हैं कि जिसमें हमने देखा था कि अब हम हिमालय की बात करें, तो जिसमें हमने देखा कि हमने हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा था। वो हमारी श्रेणियाँ कौन कौन सी थी, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली श्रेणी थी हमारी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बहुत ही पुराना और प्राचीनतम एक हिमालय है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट का हिस्सा और भारतीय प्लेट के हिस्से के भूसन्नति के कारण, तो इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में जब हम बात करेंगे तो यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। प्राचीन समय की इसको प्राचीन हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और प्राचीनतम विशाल हिमालय है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो इसकी
उत्पत्ति और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। वैसे मैंने कल इसके बारे में कल की क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ करोड़ों हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रेड हॉट, यानी कि हम कह सकते हैं आग का गोला था, जो धीरे धीरे ठंडा होता गया, फिर ये सिकुड़ता गया और धीरे धीरे फिर ये ठंडा हुआ। तो ठंडा होने पे जब इसका जो पहले जो नाम दिया गया था, इसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। जब ये पूरी तरह ठंडा हुआ तो इसके दो टुकड़े हो गए, जो ऊपर वाला हिस्सा था और एक नीचे वाला हिस्सा, और इसके जो बीच में था वो था टेथिस सागर। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो इससे ही हमारे हुआ क्या था, जो हैरी हेस्ट थे उनके संदर्भ में हम बात करें तो हैरी हेस्ट ने प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथिस सागर था, उसमें भूसन्नति हुई। भूसन्नति के कारण इनमें बलय पड़ने लगे। जब टेथिस सागर का पानी पूरी तरह सूख गया था तो ये आपस में भूसन्नति होने लगी। इसमें दो प्लेटें उन्होंने बताई थी। एक थी हमारे भारतीय प्लेट और दूसरी थी हमारी यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों के बीच में था टेथिस सागर। इन दोनों में भूसन्नति हुई। भूसन्नति के कारण इसका पानी सूख गया था पहले से। तो जब इसमें कंकड़ पत्थर जमा हो गए थे तो ये धीरे धीरे करके इससे सटते गए। जब ये विशाल पर्वत के रूप में इन्होंने इसका रूप ले लिया, तो यही रूप हमारा क्या कहलाता है? हिमालय। इसने एक पर्वत का रूप ले लिया। तो ये आज भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बढ़ रहा, लेकिन कारण क्या है? कारण यही है, भूसन्नति का। अब इनमें जान तो होती नहीं जो अपने आप से बढ़ेंगे। इनकी लंबाई हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाती है, लेकिन इसका मेन जो कारण है वो यही कारण है, टेथिस सागर। इसी के कारण ये आजकल बढ़ता जा रहा है। तो हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय देखते तो ये अवसादी चट्टों से बना है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव रहता है। मैं 1 मिनट के लिए क्लोज करी क्लास।